बच्चों, नमस्कार। आज की हम इस क्लास में एक नया चैप्टर नंबर 15 रैखिक प्रोग्रामन, जिसको इंग्लिश में लीनियर प्रोग्रामिंग या शॉर्ट में हम एलएलपी भी बोलते हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो, एलएलपी की या हम कहेंगे कि रैखिक प्रोग्रामन की उत्पत्ति कैसे हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है। शत्रु की सेना को उच्चतम हानि पहुंचाने के लिए और कम से कम व्यय पर उच्चतम हानि पहुंचाने के लिए एक विधि अपनाई गई, और वही विधि आगे चल के रैखिक प्रोग्रामन कहलाई, रैखिक प्रोग्रामन विधि कहलाई। अब देखो, उस रैखिक प्रोग्रामन विधि कहलाती है, उससे हटके मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। दो बातों में ये है कि हमने पिछली जो कक्षाएं थी, उन पिछली कक्षाओं में हमने ये पढ़ा था कि यदि मेरे पास जैसे 100 रुपए हैं और 100 रुपए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, उस 100 रुपए में से मैं कुछ कुर्सियां खरीदता हूँ और कुछ मैच खरीदता हूँ। ठीक है, तो कुछ मैं चेयर खरीदता हूँ, कुछ मैच खरीदता हूँ। तो यदि मैं कहूँ कि एक मैच के हमारे पास 5 रुपए हैं और एक हमारे पास जो चेयर है उसके मेरे पास 8 रुपए हैं, तो बताइए कि मैं उन 100 रुपए में से कितनी मेज और कितनी कुर्सियां खरीद सकूं। तो हम क्या करते थे, हम एक रैखिक समीकरण बनाते थे, और वह रैखिक समीकरण दो चर का रैखिक समीकरण होता था इस प्रकार से। जैसे यहां से मैंने कही कि 5x + 8y, ठीक है, वह इक्वल आ रहा था 100 की। तो हम इस प्रकार से एक दो चर वाली रैखिक समीकरण बनाते थे, तो ये कहलाती है रैखिक समीकरण। ठीक है, या मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन दूं तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि एक ऐसा समीकरण जिसमें हमारे पास दो चर हो और उन दोनों चरों की उच्चतम घात हमारे पास 1 हो, तो ऐसे समीकरण को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे, दो चर रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब देखो, इस समीकरण की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि जो हमारे पास बीजीय व्यंजक होते हैं, उन बीजीय व्यंजकों के मध्य कहीं ना कहीं हमारे पास इक्वल साइन होता है, और इक्वल साइन इस रैखिक समीकरण से को ये बताता है कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वह दोनों इक्वल है, ये बात बताता है। अब यदि मैं यहाँ ये कहूँ कि इस इक्वल की जगह है 5x + 8y, यदि इस इक्वल की जगह है मेरे पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, यदि हमारे पास साइन या चिन्ह आते हैं, इस इक्वल जो साइन है, इस इक्वल साइन की जगह है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल यदि साइन आता है, तो यह है समीकरण नहीं रहते हुए, यह हम इसको समीका भी बोलते हैं, तो यह है समीका। अब समीका रूप में नहीं रहेगी, ये क्या कहलाने लगेगी, असमीका कहलाने लगेगी। अभी मैं इनमें से कोई एक साइन लेता हूं और इसको लिखने की कोशिश करता हूं, तो 5x + 8y जैसे मैंने लिया ग्रेटर देन और यहाँ हो गया 100। ठीक है, तो अब ये समीकरण नहीं है, ये क्या कहलाएगी, असमीका कहलाती है। मैंने यही कहा कि यदि मेरे पास कोई एक समीकरण है, उस समीकरण में इक्वल की जगह है यदि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल यदि मैं साइन लगाता हूं, तो वह समीका या समीकरण असमीका में बदल जाती है, इनइक्वलिटीज में बदल जाती है। ठीक है, अब कहानी आती है कि हम यहाँ से देखते हैं कि यदि मेरे पास कोई एक समीका या समीकरण होता है, तो उस समीका या समीकरण का हमारे पास निश्चित मान होते हैं। ठीक है, यदि मैं इनको ग्राफीय विधि से हल करने की कोशिश करता हूँ, जैसे समीकरण है, इस समीकरण को यदि मैं ग्राफीय विधि से हल करने की कोशिश करता हूँ, तो सबसे पहले मैं इसका एक ग्राफ खींचता हूँ। जैसे मान लो कि ये इसका ग्राफ है, ठीक है, आलेख खींचा मैंने। अब यदि मैं ये आलेख खींचा तो किसका खींचा, 5x + 8y इक्वल किसके था, 100, इसका मैंने आलेख खींचा। इस आलेख का मतलब ये है कि इस आलेख पे जो भी हमारे पास बिंदु है कहीं पे भी, वह है इस समीकरण का हल। यदि इस आलेख पर हम कोई भी एक बिंदु लेते हैं, तो वह बिंदु इस समीकरण का क्या है, हल है। ठीक है, ये तो हुई किसका, समीकरण की बात। परंतु हम बात करते हैं असमीका की, तो असमीका में यदि लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल साइन आता है, एक बार हम इक्वल को छोड़ते हैं, इक्वल की हम बाद में बात करें। ठीक है,
तो यदि हमारे पास ग्रेटर देन या लेस देन हमारे पास साइन आता है तो इसका हल इस आलेख पर नहीं होते हुए, इस आलेख पर नहीं होते हुए, या तो इसका हल हमारे पास इस आलेख से नीचे की तरफ होगा, या हम कहेंगे कि इस आलेख से हमारे पास किसकी तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि ये बिंदु इसका हल है, ये बिंदु इसका हल है, ये बिंदु इसका हल है। इसके हल को हम बिंदुओं से डिनोटेट नहीं करते हुए एक क्षेत्र से डिनोटेट करेंगे। किससे डिनोटेट करेंगे? एक क्षेत्र से डिनोटेट करेंगे, और वह क्षेत्र इस असमीकाओं का या असमीका का हल क्षेत्र कहलाएगा। चाहे ये वाला आ जाए, चाहे हम कह सकते हैं कि ऊपर वाला इस साइड वाला क्षेत्र आ जाए, तो ये है इस असमीका का, जैसे यह असमीका है, इस असमीका का हल क्षेत्र कहलाती है। क्या कहलाएगी? हल क्षेत्र कहलाती है। अब हमारे पास किस किस प्रकार से असमीका हमारे पास प्राप्त होती है और उनका हल क्षेत्र हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये बात आपको देखो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कंडीशन हमारे पास है, हम कहेंगे कि जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि 2x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल 6। दूसरी हमारे पास है समीका है 2x + 3y इज लेस देन इक्वल 6। तीसरी हमारे पास है समीका है x - y इज ग्रेटर देन 0। चौथी हमारे पास है समीका है x - y इज लेस देन 0। पांचवी समीका है कि x या y - x इज ग्रेटर देन 0। और छठी समीका है y - x इज लेस देन 0। तो हमारे पास बुक में केवल और केवल ये 6 समीकाओं के बारे में बताया गया है जिनसे हमें पूछना है। हाँ, ये यहाँ ग्रेटर देन या इक्वल दोनों साइडों के लिए हम इसका हल देखेंगे, यही लेस देन और लेस देन इक्वल दोनों के लिए हल क्षेत्र देखेंगे। अब कहानी आती है कि सबसे पहले मैं इसका हल क्षेत्र कैसे निकाल। तो आपके लिए इस बच्चों सबसे पहली कंडीशन होती है कि जो असमीका है उस असमीका को आप समीका रूप में, मतलब इक्वेशन रूप में चेंज कीजिए। कैसे करेंगे कि 2x + 3y इक्वल हो चुका है 6। अब हम इसका आलेख खींचते हैं। तो देखो हमारे पास हम एक टेबल बनाते हैं। अगर मैं यहाँ से टेबल बनाता हूँ तो यह होगी x और ये हो गया हमारे पास y। x का मान 0 तो y का मान 2। यदि y का मान 0 होता है तो x का मान मेरे पास आता है 3 आता है। ठीक है बच्चों, अब ये आ चुका है। अब कहानी है, जैसे मैं यहाँ कहूँ कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये x है। ठीक है, ये हमारे पास y x है और यहाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, और ये मूल बिंदु है हमारे पास जी। अब बात आती है यहाँ से सबसे पहले इस पॉइंट को डिनोटेट करने की कि x का मान 0 और y का मान 2, तो ये आता है यहाँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट x का मान 3 और y का मान 0, तो ये आता है यहाँ। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर हमारे पास एक रेखा खींची जाती है। अब इस रेखा पे केवल और केवल किसका हल है? केवल इस समीका का हल है। हमारे पास क्या है कि 2x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल 6 है। इसका ये क्या है? एक असमीका है। और इस असमीका का मैंने पहले भी बताया है कि केवल और केवल क्या आएगा? हल क्षेत्र आएगा। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि इस रेखा पे हल है या इस आलेख पे हमारे पास इस असमीका का हल है। इसका एक क्षेत्र आएगा, काफी लंबा क्षेत्र आएगा जिसको हम हल क्षेत्र कहते हैं। अब ये हल क्षेत्र कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए देखो हमारे पास दो बातें। हल क्षेत्र ज्ञात करने का तरीके के लिए हमारे पास दो बातें हैं। हल क्षेत्र यदि हम ज्ञात करते हैं तो हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो बातें हैं। सब क्या बातें हैं? मैं लिखता हूं कि जब असमीका में x = 0 और y = 0 हो तो यदि कथन सत्य पाया जाता है तो असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। किसकी ओर होगा? मूल बिंदु की ओर होगा। पहली कंडीशन क्या है? हल क्षेत्र कैसे निकालेंगे कि हमारे पास जो भी असमीका है
इस असमीका में x का मान 0 रखेंगे और y का मान 0 रखेंगे। यदि x का मान और यदि y का मान हम 0 पुट कर देते हैं और पुट करने के बाद में यदि वह स्टेटमेंट, यदि वह कथन सत्य पाया जाता है, या मैं कहूं कि उसके मान को यदि ये संतुष्ट करते हैं, कौन, x और y का मान 0 0 रखने पर यदि असमीका का मान संतुष्ट होता है, तो हम कह सकते हैं कि असमीका का जो हल क्षेत्र है वह किसकी तरफ होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। दूसरी कंडीशन है हमारे पास, यदि कथन, यहां से ऐसे भी कह सकते, दोनों में एक ही बात है, यदि कथन असत्य पाया जाता है तो असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, अब देखो पहली बात क्या थी, पहली बात ये थी कि जब असमीका में x और y, x बराबर 0 और y बराबर 0 हम पुट करते हैं, तो पहली कंडीशन ये थी यदि कथन सत्य पाया जाता है तो असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। जैसे ये असमीका है, ठीक है, तो ये हमने समीका बनाई, इसका आलेख खींचा, तो अब इसका हल क्षेत्र किसकी तरफ होगा, मूल बिंदु। मूल बिंदु किधर है, इस रेखा से, इस आलेख से इसकी तरफ, इसका हल क्षेत्र इस तरफ होगा। पहली कंडीशन के लिए बात मैं यहां लिख देता हूं, पहली कंडीशन की। दूसरी कंडीशन के लिए क्या है कि यदि कथन असत्य पाया जाता है, यदि कथन क्या पाया गया, असत्य पाया गया, तो इसका जो हल क्षेत्र है वह मूल बिंदु के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा कौन सी हुई, मूल बिंदु इधर है और विपरीत दिशा कौन सी हुई, उस साइड, तो उसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। और विपरीत दिशा में मैंने इसको डिनोटेट कर दिया, ये हमारे पास कौन सा हल क्षेत्र है, कंडीशन नंबर सेकंड की। तो हम यहां से इनके सबको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई बात केवल और केवल हल क्षेत्र ज्ञात करने की। अब कहानी आती है कि सबसे पहली जो मेरे पास असमीका है, इस असमीका का हल क्षेत्र कैसे ज्ञात करूं। तो देखो, इस असमीका का हल क्षेत्र ज्ञात करना मैं बताता हूं। सभी इन जो मैंने 6 समीकाएं लिखी हैं बुक में, केवल और केवल आपके पास 6 समीकाएं हैं, इन्हीं से हल किए गए हैं, तो इनसे हम हल करते हैं। तो देखो, पहली के लिए ये वही कहानी है कि ये x अक्ष है, ये मेरे पास y अक्ष है, ये मूल बिंदु 0 है, O है कह सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, वही कहानी हम डिनोटेट करते हैं। तो ये आया 2 0 और ये आया 3 0, 0 2 और ये आया 3 0। इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास एक आलेख खींचा आता है। ठीक है, ये अब ये किसका खींचा गया, समीका। अब कहानी आती है कि इस असमीका का हल क्षेत्र किसकी तरफ होगा। तो मैं इसमें x की जगह है 0 पुट करता हूं और y की जगह भी मैं क्या पुट करता हूं, 0 मान पुट करता हूं। तो क्या आता है, 2 × 0 प्लस 3 × 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 6। अब फिर से यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 इज ग्रेटर देन 6। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है, मुझे ऐसे बताओ कि 0 का मान क्या 6 से बड़ा है या नहीं है। हो सकता है क्या कभी, कभी नहीं हो सकता। तो यदि कथन असत्य पाया गया, कथन कैसे पाया गया, असत्य, असत्य पाया गया है कथन, तो असत्य पाने पर बताओ हल क्षेत्र असमीका का हल क्षेत्र किसकी तरफ होगा, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में। और मूल बिंदु की विपरीत दिशा कौन सी है, ये साइड। तो हम कह सकते हैं कि इस असमीका का हल क्षेत्र इसकी तरफ होगा और ये अनंत की ओर जाएगा। किसकी ओर जाएगा, अनंत की ओर जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम इस ये जो हल क्षेत्र है, इसमें से यदि हम कोई भी एक बिंदु लेते हैं, कोई भी कहीं से भी यदि हम एक बिंदु लेते हैं, तो वह बिंदु इस असमीका का हल है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि केवल एक पॉइंट ले, ये पूरे के पूरे इस जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जितने भी बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं का इसका क्या है, हल है। ठीक है, तो ये तो बात हुई सबसे पहले हमारे पास इस असमीका का हल क्षेत्र ज्ञात करने की। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की। तो एक बार मैं इसको मिटाता हूं। दूसरे वाले में भी यही समीका बन रही है, तो हम यही पॉइंट लेते हैं और यही पॉइंट लेते हैं। तो हम
आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसका आलेख खींचते हैं और ये है एक्स एक्स और ये है मेरे पास वाई एक्स और ये है हमारे पास मूल बिंदु को 0 0 0 बिंदु 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 वही बिंदु डिनोटेट करते हैं। ये हो गया 0 2 ये हो गया 3 0। इन दोनों को मिलाने पर हमारे पास एक रेखा आलेख खींचते हैं। वो आलेख हमने यहाँ से खींच दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कौन से की, दूसरे वाले, दूसरी एस समीका की। दूसरी एस समीका में हम क्या करेंगे, वही कहानी करते हैं जब एस समीका में x बराबर 0 और y बराबर 0 पुट करते हैं। तो देखो यहाँ से क्या बराबर 0 पुट करते हैं तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल क्या आया 6। यहां से देखें तो यहां से 0 यहां से 0, 0 प्लस 0 क्या होगा 0, 0 इज लेस देन 6। अब मुझे ऐसे बताओ कि क्या ये हलचल नहीं, क्या ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, ये सत्य है या असत्य है। देखो 0 का मान छोटा है किससे, 6 से, 0 इज लेस देन 6, 0 का मान छोटा है किससे है, 6 से। कथन सत्य है, हमें पता है कि 0 का मान 6 से छोटा होता है, 6 से कम होता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये कथन कैसा पाया गया है, सत्य पाया गया। अगर कथन सत्य पाया गया है तो इसका जो असमीका है, इस असमीका का हलक्षेत्र क्या होगा, इस आलेख से इसकी तरफ, किसकी तरफ हो गया, मूल बिंदु की तरफ हो चुका है। किसकी तरफ हो गया, मूल बिंदु की तरफ। और ये जो मूल बिंदु की तरफ हुआ तो ये जो भाग आ रहा है ये अनंत की ओर जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, अनंत की ओर। और यहाँ इस अनंत, इस हल क्षेत्र में जितने भी बिंदु हैं वह सभी बिंदु इस असमीका के हल, असमीका क्या होंगे, हल होंगे। तो ये तो बात हुई हमारे पास पहली दो कंडीशनों की। अगली दो कंडीशन की हम बात करते हैं। तो देखो अगली दो कंडीशन में क्या है, यहाँ से सबसे पहले मैं इनका ग्राफ खींचता हूं। तो ग्राफ खींचते हैं तो हमारे पास आती है कंडीशन नंबर 3। तीसरी को सबसे पहले हमने x माइनस वाई इज लेस देन ग्रेटर देन 0, इसको, ये एक समीका है, इसको हम समीका रूप में या इक्वेशन रूप में लिखते हैं। तो वह आता है x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ चुका है 0। ठीक है, अब यहां से यदि ये वैल्यू आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं। अगर टेबल बनाते हैं तो देखो टेबल में क्या बनेगा हमारे पास, क्योंकि हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो यहाँ से हमारे पास x और यहाँ से हमारे पास y। यदि मैं कहूँ कि x का मान 0 हो तो यदि यहाँ हम x का मान 0 पुट करते हैं तो y का मान भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो समीका है इसका यदि हम आलेख खींचते हैं तो यह आलेख हमेशा मूल बिंदु से गुजरेगा। किससे गुजरेगा, मूल बिंदु से गुजरेगा। यदि ये मूल बिंदु से गुजरेगा, दूसरी कंडीशन यहाँ हम 1 1 ले सकते हैं और यदि 1 1 लिया, x का मान 1 लेते हैं तो y का मान भी हमारे पास 1 आएगा। यदि x का मान हम 2 लेते हैं तो y का मान भी हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। अब कहानी आती है हमारे पास इसके आलेख को ड्रॉ करने की या ग्राफ को ड्रॉ करने की। तो यहाँ से हमारे पास है 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 4। ये x अक्ष है और ये हमारे पास y अक्ष है। सबसे पहले मूल बिंदु 0 0, तो ये बिंदु आ चुका है। उसके बाद में दूसरा बिंदु है 1 1, तो 1 1 देखें तो हमारे पास ग्राफ में यहाँ आता है, ये हो गया 1 1। तीसरा बिंदु देखें तो हमारे पास है 2 2, तो ये हमारे पास यहाँ प्राप्त होता है, ये हो गया 2 2। अब इनको मिलाते हुए हम एक रेखा खींचते हैं। रेखा खींचते हैं तो तीनों बिंदुओं को मिलाने पर हमने जो रेखा खींची वह यहाँ से ऐसे गुजरी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त हुई। अब कहानी आती है कि हमने इसकी जो समीका थी, इस समीका से आलेख तो खींच लिया। अब कहानी आती है कि हम इसका हल क्षेत्र कैसे ज्ञात करें। किसका, कि x माइनस वाई इज ग्रेटर देन क्या है 0। अब यदि हम इसका हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो इसमें एक केवल और केवल नॉलेज, आपका नॉलेज बताएगा। यहाँ से हल क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे कि यहाँ मैं ऐसा कैसे मान रखूं, x और y के ऐसे कैसे मान रखूं ताकि यहाँ हमारे पास ये कथन हमेशा सत्य पाया जाए। ये कथन हमेशा क्या पाए जाए, सत्य पाया जाए। इसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा और हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, क्योंकि रेखा ही जब मूल बिंदु से गुजर रही है तो हम यहाँ इस
इस तरीके से हल क्षेत्र ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ जो हल क्षेत्र ज्ञात करने का तरीका है वह ये है कि हमें हर हालत में, हर कंडीशन में ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को सत्य बनाना है। और ये स्टेटमेंट सत्य कब बनेगा कि जब हमारे पास x और y का जो मान है वह है हमेशा 0 से बड़ा आएगा। और 0 से बड़ा आने का मतलब है कि हमारे पास जो मान आएंगे वह है हमेशा पॉजिटिव आएंगे। 0 से बड़ा आने का मतलब यही है। और पॉजिटिव आएंगे। और तो बताओ कि x माइनस वाई से पॉजिटिव मान कब आएंगे कि जब x का मान बड़ा होगा और y का मान क्या होगा, छोटा होगा। तो बड़ा मान किसका आ रहा है, x का आ रहा है। हम किसका मान बड़ा ले रहे हैं, x का मान बड़ा ले रहे हैं। तो x का मान बड़ा ले रहे हैं तो हमेशा ऐसे जो असमीका है, इन असमीकाओं का हल क्षेत्र किसकी तरफ होगा, x अक्ष की ओर, क्योंकि हम मान किसका बड़ा ले रहे हैं, x का ले रहे हैं और x का ले रहे हैं, तो इसलिए इसका हल क्षेत्र हमेशा किसकी तरफ होगा, x अक्ष की ओर होगा। किसकी तरफ होगा, x अक्ष की ओर। यदि अब मैं यहाँ से इसी को भी शामिल करता हूँ, इसी को यदि मैं शामिल करें तो हमारे पास आता है कि x माइनस वाई इज लेस देन 0। अब बताओ कि यहाँ लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब है कि इधर वाली जो हमारे पास बीजीय व्यंजक है, इस बीजीय व्यंजक का मान हमें x और y का मान ऐसे पुट करना है। इस बीजीय व्यंजक में हमें x और y का मान ऐसे पुट करना है कि वह मान लेस देन 0 आए, मतलब हमेशा 0 से क्या आए, कम आए। और 0 से कम आने का मतलब है कि हमारे पास यहाँ से संख्याएं कैसे आएंगी, नेगेटिव आएंगी। और नेगेटिव कब आएंगी, जब y का मान क्या हो, x माइनस वाई में y का मान क्या हो, बड़ा हो। तो y का मान तो आता है बड़ा और x का मान क्या आता है, छोटा। तो बड़ा किसका आ रहा है, y का मान आ रहा है। अगर y का मान हम बड़ा लेते हैं तो इसलिए इसका भी हल क्षेत्र किसकी तरफ होगा, इसका भी हल क्षेत्र किसकी तरफ होगा, y-x की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा, y-x की तरफ होगा। तो ये हमारे पास बात हुई यहाँ की। अब हम बात करते हैं यहाँ से यदि हम बात करते हैं तो पांचवी और जो छठी असमीका है, तो पांचवी और छठी असमीका का भी हम हल क्षेत्र ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ से पांचवी असमीका लेते हैं और पांचवी असमीका को मैं समीका रूप में लिखता हूँ। यदि मैं समीका रूप में लिखूं तो वह आ गया y माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ चुका है, 0। कहानी क्या करते हैं, वही टेबल बनाते हैं। टेबल बनाई तो हमारे पास यहाँ से x, यहाँ से y। x का मान यदि 0 है तो y का मान भी क्या आ रहा है, 0। यदि मैं यहाँ से कहूँ कि x का मान 1 है तो y का मान भी 1 है। यदि यहाँ से x का मान 2 है तो y का मान भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब हम इसका ग्राफ डिनोटेट करते हैं या हम इसका आलेख खींचते हैं। तो ये हो गया मूल बिंदु, यहाँ से आया 1 2 3 4 और ये हो गया x अक्ष और उसके बाद में ये हो गया y-x और यहाँ 1 2 3 4 आ चुका 4। यदि हम उन बिंदुओं से देखें तो पहला बिंदु आया 0 0, दूसरा आया हमारे पास 1 1 और तीसरा बिंदु आया हमारे पास 2 2। यदि इन बिंदुओं को मिलाते हुए मैं एक आलेख खींचूं, लाइन ड्रॉ करूं, तो वह लाइन इस प्रकार से ड्रॉ, ठीक है। तो भी ये तो हो गई लाइन ड्रॉ करने की बात। अब कहानी आती है कि इसका हल क्षेत्र कैसे होगा। तो इसका मैं असमीका रूप में लिखता हूँ। असमीका रूप में लिखा तो y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन क्या है, 0। अब कहानी क्या आई, कहानी ये आई कि हमारे पास इस कथन को हमें सत्य करना है, इस असमीका को हमें सत्य प्रूफ करना है। तो सत्य प्रूफ कैसे होगा, ये कि ये ऐसे होगा कि इधर जो हमारे पास बीजीय व्यंजक दिए हैं, इन बीजीय व्यंजकों का मान हमेशा 0 से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। और 0 से बड़ा आना चाहिए उसका मतलब है हमारे पास मान कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव कब आएंगे, जब y का मान बड़ा होगा और x का मान क्या होगा, छोटा। y का मान क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है और x का मान क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। मान किसका बड़ा हो रहा है, y का। तो हल क्षेत्र भी किसकी तरफ आएगा, y की ओर। तो इसका भी हल क्षेत्र किसकी तरफ हो चुका है, y की ओर हो चुका है। इसका हल क्षेत्र को मैं इस प्रकार से डिनोटेट कर रहा हूँ। अब कहानी आती है हमारे पास छठवीं जो असमीका है उसकी। छठवीं असमीका में क्या है कि y माइनस एक्स इज लेस देन क्या आ रहा है, 0। लेस देन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो लेस देन 0 आ रहा है तो हम यहाँ से लाइंस का ही ड्रॉ होगा। परंतु यहाँ देखें, इस असमीका में देखें तो ये कह रहा है कि इधर जो बीजीय व्यंजक दिए गए हैं इनका मान 0 से कम आना चाहिए। 0 से कम आने का मतलब है कि मान कैसा आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव कब आएगा कि जब x का मान क्या हो, बड़ा, तभी ये नेगेटिव आएगा।
और y का मान कैसा हो, छोटा। तो मान किसका बड़ा है, x का, x का मान है। तो ऐसी कंडीशन में y माइनस एक्स इज लेस देन 0, ऐसी कंडीशन में इसका हल क्षेत्र किसकी तरफ हो जाएगा, x की ओर हो जाएगा। किसकी ओर हो जाएगा, x की ओर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी इतनी सी बात। तो हमने यहाँ आज असमीकाओं का हल क्षेत्र ज्ञात करने का तरीका देखा कि यदि मेरे पास असमीकाएं दी गई हैं तो उन असमीकाओं का मैं हल क्षेत्र किस प्रकार से ज्ञात करता हूँ। ठीक है, अब कहानी आती है जो मेन टॉपिक है, रैखिक प्रोग्रामन। हम उस रैखिक प्रोग्रामन में चलते हैं। रैखिक प्रोग्रामन में क्या है ये बात हम देखते हैं। देखो, रैखिक प्रोग्रामन में हमारे पास तीन बातें होती हैं। पहली बात होती है उद्देश्य फलन, जिसको हम हमेशा जेड से डिनोटेट करेंगे। किससे डिनोटेट करेंगे, जेड से। उद्देश्य फलन क्या है, उद्देश्य फलन ये है कि कोई भी यदि हम काम करते हैं या हम चीजें खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं उनमें हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें अधिकतम लाभ कमाना है या हमें न्यूनतम व्यय करना है, खर्चा करना है। तो ये हमारे पास उद्देश्य है और इस उद्देश्य को मैं हमेशा किससे लिखूंगा, जेड से डिनोटेट करूंगा। दूसरी हमारे पास आती है व्यवरोध। व्यवरोध का अर्थ है कि जो हमारे पास हम काम करने जा रहे हैं उस काम का उद्देश्य तो हमें पहले से पता है कि मुझे न्यूनतम व्यय या अधिकतम लाभ कमाना है, परंतु व्यवरोध क्या है, व्यवरोध ये है कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम करने में जो कंडीशन है, जो शर्तें हैं, वह उन शर्तों को हम कहेंगे व्यवरोध। तीसरी कहानी है इष्टतम की गणना। अब इष्टतम की गणना क्या होती है, इष्टतम की गणना ये है कि हमारे पास जो उद्देश्य फलन है और उसके बाद में जो व्यवरोध है, इन सभी व्यवरोधों को या जो व्यवरोध है इन सभी व्यवरोधों से हम क्या करेंगे, इन व्यवरोधों से हमारे पास जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं उस ग्राफ ड्रॉ से या उस आलेख की सहायता से तो हम इसके इष्टतम मतलब कैलकुलेशन करते हैं, वहां हम उनकी गणना करते हैं, मान प्राप्त करते हैं। मान किसका प्राप्त करेंगे, उद्देश्य का मान प्राप्त करेंगे कि अधिकतम व्यय कितना आया, न्यूनतम व्यय कितना आया या अधिकतम लाभ हमें कितना प्राप्त हुआ, जब हमारे पास ऐसी कंडीशन दी गई है। तो ये हमारे पास तीन बातें। अब देखो हल कैसे करते हैं। तो देखो अब इनके हल से मैं आपको दो तीन बातें और बताता हूँ। ठीक है, कि यदि मेरे पास कोई व्यवरोध दे रखे हैं, उद्देश्य फलन दे रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं हल कैसे करता हूँ। तो देखो, एक मैं एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास एक उद्देश्य फलन दे रखा है और उद्देश्य फलन में हमें क्या करना है। ठीक है, उद्देश्य फलन नहीं, पहले इसका हम हल क्षेत्र इसके व्यवरोधों की कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास व्यवरोध दे रखे हैं और व्यवरोध में यदि मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ से व्यवरोध है कि 4x + 5y, उसके बाद में है यहाँ से <30 <= 30। दूसरी कंडीशन है x + y > 7 और उसके बाद में है हमारे पास x > 0 और y > 0। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो असमीका है इस असमीका का मैं आलेख ड्रॉ करता हूं। तो इस असमीका को यदि मैं सबसे पहले समीका रूप में लिखता हूं, समीका रूप में लिखा तो 4x + 5y > क्या आ चुका है, 5y = क्या आ चुका है, 30। यदि मैं इसकी टेबल बनाता हूं तो टेबल में देखो हमारे पास क्या आता है, ये हो गया x, ये हो गया y। यदि x का मान 0 हो तो y का मान आता है 6 और यदि y का मान 0 हो तो x का मान आता है हमारे पास 15/2। ठीक है, पहली कंडीशन। अब इसका हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो देखो क्या होगा कि ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, या थोड़ा सा इधर बनाते हैं, थोड़ा बड़ा आ रहा है। तो यदि हम देखें तो यहाँ से हमारे पास आएगा
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 और ये 9 और ये 10। उसके बाद में इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये हो गया वाई एक्स और वह है हमारे पास एक्स एक्स। ठीक है, ये मूल बिंदु। अब कंडीशन है इसमें x का मान 0, y का मान 6। कौन सा पॉइंट है? y x पर है और ये पॉइंट। दूसरा है x का मान 15/2। 15/2 का मतलब है 7.5। 7.5 का मतलब है 7 और 8 के मध्य। ये आ गया पॉइंट और यहाँ हम पॉइंट बना देते हैं। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम क्या खींचते हैं? एक रेखा खींचते हैं। तो वह रेखा हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त है। ठीक है, ये हो चुकी है। अब दूसरी बात करते हैं। हमारे पास दूसरी जो असमीका है वह क्या है? उस असमीका को हम समीका रूप में लिखते हैं। तो आया x + y = आ चुका है 7। हम इसकी टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाते हैं तो हमारे पास आता है x और y। x का मान 0 तो y का मान 7, y का मान 0 तो x का मान 7। तो ये पॉइंट आया, एक तो आया यहाँ, एक पॉइंट आया हमारे पास यहाँ। इन दोनों को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचते हैं। तो वह रेखा इस प्रकार से प्राप्त होती है। इस रेखा खींचने से पहले मैं एक बात और जरूर कर लेता हूँ। ठीक है, वह बात क्या है कि हमने सबसे पहले इस असमीका का हमने आलेख तो ड्रॉ कर दिया, परंतु इसका हल क्षेत्र अभी भी हमने ज्ञात नहीं किया। तो इसके आलेख से पहले इसका हल क्षेत्र देख लेते हैं। अब देखो असमीका क्या थी कि 4x + 5y > 30। यदि मैं x की जगह 0 और y की जगह यदि 0 वैल्यू पुट करता हूं तो 0 0 हो गया और <= 30। यहाँ 0 <= क्या आया? 30। तो बताओ कि क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? हमारे पास मैं देख रहा हूं कि 0 का मान क्या 30 से छोटा है? 0 <= 30 तो 0 का मान 30 से छोटा है। बिल्कुल सही बात है कि 0 का मान 30 से छोटा है, तो इसलिए ये कथन क्या पाया गया है? सत्य पाया गया। अगर सत्य पाया गया तो इसका हल क्षेत्र किसकी तरफ होगा? इधर होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। तो मैं मूल बिंदु की तरफ इसका हल क्षेत्र बनाता हूँ। बना दिया ये हल क्षेत्र। ठीक है, हल क्षेत्र मैं इन लाइनों से ड्रॉ कर रहा हूँ। अब उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरी असमीका की। दूसरी असमीका को हम समीका रूप में लिखते हैं। तो ये आ गया x + y = हो गया 7। इसकी हम टेबल बनाते हैं, पॉइंट टेबल बनाते हैं। तो x हो गया ये y, x का मान 0 तो y का मान 7, y का मान 0 तो x का मान 7। पॉइंट देखते हैं तो यहाँ एक पॉइंट आता है और यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट आता है। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने पर हम एक रेखा खींचते हैं और रेखा इस प्रकार से है। अब कहानी आती है कि इसका भी हल क्षेत्र देखना है। यदि इसका हल क्षेत्र देखूं तो मैं यहाँ देखता हूँ। देखो कि हमारे पास असमीका थी कि x + y > 7। तो 0 + 0 > 7 और 0 > 7। अब बताओ कि ये कथन सत्य है या असत्य? कथन सत्य है। तो इसलिए इस असमीका का भी हल क्षेत्र किसकी तरफ होगा? मूल बिंदु की तरफ। किसकी तरफ होगा? मूल बिंदु की तरफ। ये हो गया मूल बिंदु की तरफ। अब तीसरी कहानी कि x > 0। इसका मतलब है कि हम जो हल क्षेत्र देख रहे हैं, जो x का मान ज्ञात कर रहे हैं, वह x का मान हमेशा कैसा आएगा? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब है पॉजिटिव आएगा। ठीक है। दूसरा हमारे पास y > क्या है? 0। इसका मतलब भी यही है कि हमारे पास जो y का मान आना है वह y का मान हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें केवल और केवल वही हल क्षेत्र लेना है जो प्रथम चतुर्थांश में, कौन से में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश वाली कहानी कौन सी हुई? ये हुई। अब उसके बाद में हमें देखना है कि इसका उभयनिष्ठ क्षेत्र। अब उसके बाद में 3-4 बातें आती हैं। उन 3-4 बातों को मैं यहाँ आपको बताता हूँ। उन बातों में सबसे पहले बात आती है उभयनिष्ठ क्षेत्र। अब देखो उभयनिष्ठ क्षेत्र, ठीक है, उभयनिष्ठ क्षेत्र क्या होता है, या मैं इसको सुसंगत हल क्षेत्र भी कहता हूं। कि मेरे पास जितने भी व्यवरोध दे रखे हैं, उन व्यवरोधों का यदि मैं हल क्षेत्र
यहाँ डिनोटेड करता हूँ ग्राफ में, तो उनमें से कौन सा क्षेत्र उभयनिष्ठ आता है, कौन सा क्षेत्र उभयनिष्ठ है। जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वही क्षेत्र उस जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसका सुसंगत हल क्षेत्र कहलाएगा। उभयनिष्ठ क्षेत्र ही उसका सुसंगत हल क्षेत्र कहलाएगा। सुसंगत हल क्षेत्र का अर्थ है कि केवल और केवल हमें वही क्षेत्र लेना है कैलकुलेशन के लिए, इष्टतम की गणना के लिए। तो यदि मैं यहाँ इन दोनों असमीकाओं से देखूं तो इनका जो हल क्षेत्र से देखें तो इनके हल क्षेत्र में उभयनिष्ठ क्षेत्र इस वाला भाग आ रहा है, परंतु हमारे पास यहाँ कंडीशन थी कि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और y का मान भी 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हमें कौन सा क्वाड्रेंट में चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि मैं उभयनिष्ठ हल क्षेत्र देखूं तो कौन सा आ रहा है, मैं थोड़ा डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करता हूं, वही बात कौन सा, ये जो भाग है हमारे पास ये वाला, या मैं थोड़ा सा और गहराई से इसको ड्रॉ करता हूं, ये जो भाग आपको नजर आ रहा है ये है इस लीनियर प्रोग्रामिंग का सुसंगत हल क्षेत्र होगा, या हम कहेंगे कि इन व्यवरोधों से जो असमीकाएं हैं उन असमीकाओं के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से जो उभयनिष्ठ क्षेत्र आया है वह क्षेत्र है ये। हम इस क्षेत्र को बोलेंगे सुसंगत हल क्षेत्र। अब उसके बाद में आता है कि ये सुसंगत जो हल क्षेत्र है दो प्रकार से हो सकता है। पहला है परिबद्ध, दूसरा है अपरिबद्ध। परिबद्ध का अर्थ है कि वह चारों ओर से बंद, मतलब घिरा हुआ। यदि मैं यहां से देखूं तो यहां से हमारे पास ये एक बंद हमारे पास क्षेत्र आता है, तो इसलिए परिबद्ध है। अपरिबद्ध का अर्थ है कि उसका जो हल क्षेत्र उभयनिष्ठ जो हल क्षेत्र है वह परिबद्ध नहीं है, बंद नहीं है, वह अनंत की ओर जा रहा है, परंतु हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अपरिबद्ध हल क्षेत्र आएगा उस कंडीशन में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो ये जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आया, इस उभयनिष्ठ हल क्षेत्र में हमारे पास 4 पॉइंट प्राप्त हुए। पहला मूल बिंदु, दूसरा हमारे पास ये बिंदु प्राप्त हुआ जिसको हम 70 से डिनोटेड कर रहे हैं, एक बिंदु हमारे पास ये प्राप्त हुआ जो इस बिंदु के निर्देशांक है 06, एक बिंदु हमारे पास ये प्राप्त हुआ, इसको मैं बिंदु ए से, इसको मैं बिंदु बी से, और इसको मैं बिंदु सी से डिनोटेड कर रहा हूँ। ये बिंदु बी हो गया, ठीक है। ये कौन सा बिंदु हुआ, बिंदु बी, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी, और ये मूल बिंदु ओ। यदि हम इष्टतम की गणना करते हैं तो कभी भी हम इष्टतम की गणना में मूल बिंदु को शामिल नहीं करेंगे। अब कहानी आती है कि ये जो परिबद्ध हल क्षेत्र है या अपरिबद्ध है, यदि हमें हल क्षेत्र प्राप्त हो तो उनमें यदि जो ये बिंदु प्राप्त होते हैं जैसे ए, बी और जो बिंदु सी प्राप्त हुए हैं, इन बिंदुओं को हम कोणीय बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे, कोणीय बिंदु। इन बिंदु को हम कोणीय बिंदु कहेंगे, और कोणीय बिंदु की सहायता से हम हमारे जो उद्देश्य फलन है उस उद्देश्य फलन को प्राप्त करते हैं। तो ये तो हो गया उभयनिष्ठ हल क्षेत्र की बात। उसके बाद में बात की हमने कोणीय बिंदु की, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इष्टतम की गणना की। अब देखो इष्टतम की गणना में क्या आएगा, इष्टतम की गणना। इष्टतम की गणना का अर्थ है कि हम उसका अधिकतम या जो भी न्यूनतम मान है वह प्राप्त करें। तो इष्टतम की गणना के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से गणना के लिए हम यहाँ से एक टेबल बनाएंगे, और टेबल में क्या होगा हमारे पास, एक साइड तो हम लिखेंगे कोणीय बिंदु और दूसरी साइड हम लिखेंगे यहाँ से उद्देश्य फलन, ठीक है। कोणीय बिंदु में जो भी हमारे पास, यदि ये मेरे पास क्षेत्र है तो इनमें जो बिंदु है उनको लिखता हूं। जैसे बिंदु ए के निर्देशांक है हमारे पास 70, बिंदु बी और बी के निर्देशांक है यदि मैं यहाँ से लिखूं 06, और बिंदु सी जिसके हमने निर्देशांक अभी ज्ञात नहीं किए, ठीक है। यदि हम ग्राफ में बनाते हैं तो ग्राफ में तो हमारे पास ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा। यदि हम ग्राफ में नहीं बनाते हैं, कॉपी में ही बनाते हैं ऐसे जैसे मैंने अभी बनाया है, तो उस कंडीशन में ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनका ये प्रतिच्छेदन बिंदु है। प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे करेंगे कि दो रेखाओं को हल करते हैं, ठीक है। तो ये ज्ञात हो जाएगा।
अब कहानी आती है कि ये जो बिंदु प्राप्त हुए तो उद्देश्य बने, जैसे मैं मान लेता हूं कि z बराबर मेरे पास है कि 4x + 5y, तो हम क्या कहेंगे कि z बराबर यहाँ लिख देंगे कि 4x प्लस क्या लिखा 5y लिखा। अब जैसे हमारे पास एक जो कोणीय बिंदु है यहाँ से इनका मान रखते हैं, तो सबसे पहले x का मान हमारे पास कितना आया 7 और y का मान है यहाँ से 0, तो इन दोनों का यहाँ मान रखते हैं। तो 4 इंटू आ गया 7 प्लस 5 इंटू आ गया 0, इसका मान कैलकुलेट करते हैं तो 28 आता है। ऐसे ही यहाँ मान रख सकते हैं कि 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू हमारे पास आ गया 6, और यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो 30 आता है। ऐसे ही हम यहाँ जो हमारे पास बिंदु के निर्देशांक आएंगे उनका भी मान पुट करते हैं, हम उनको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से मान प्राप्त होता है, और उन मानों में से हम देखेंगे कि जो हमारे पास उद्देश्य था उस उद्देश्य में हमारे पास जो पूछा गया था, जो भी न्यूनतम या अधिकतम मान पूछा आता है वह हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे कि कौन सा मान न्यूनतम आया है, कौन सा मान अधिकतम आया है और कौन से बिंदु पर आया है। तो ये हम ज्ञात कर सकते हैं, ये हम रैखिक प्रोग्राम में जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उनको हल कर सकते हैं और इस प्रकार से हम इनको बता सकते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है, ठीक है बच्चों। तो अगली क्लास में हम इनके क्वेश्चन को हल करेंगे। आज मैंने केवल इसका इंट्रोडक्शन भाग बताया है, कैसे हम इनको हल करते हैं। अगली क्लासेज में हम जो हमारे पास एक्सरसाइज है 15.1 उसको हल करेंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों, तो आप मेरे YouTube चैनल राकेश शर्मा मैथ्स अड्डा को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।